नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जांगेड़। हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, कौटिल्य की सहायता से जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा यानी कि उसके कई नाम हमें प्राप्त होते हैं। विदेशी यात्रियों ने या विदेशी लेखकों के द्वारा कुछ नए नाम दिए गए हैं। जिस प्रकार से पहला नाम हमें मिलता है सेंड्रोकोटस, जो विदेशी यानी कि यूनानी दार्शनिक हैं या लेखक हैं, जिनका नाम है स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन। इन तीन प्रमुख विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है। दूसरा नाम मिलता है एंड्रोकोट्स, और ये नाम किसने दिया है? ये भी यूनानी लेखक हैं, जिनका नाम है एपियानस प्लूटारक। और तीसरा नाम मिलता है हमें सेंड्रोकोप्टस, और ये नाम किसने दिया है? निरियाकस ने। कई बार क्या होता है कि एक तरफ उसके नाम होते हैं, एक तरफ यानी लेखकों के नाम होते हैं, और कुट के द्वारा मिलान कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि तीन नाम मिलते हैं, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस। और ये नाम किन किन ने दिए? जिस प्रकार सेंड्रोकोट्स दिया स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, तीन व्यक्तियों ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? सेंड्रोकोट्स। इसी प्रकार एंड्रोकोट्स जो नाम दिया है एपियानस और प्लूटारक ने, सेंड्रोकोपटस नाम दिया है निरियाकस ने। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम मिलते हैं, और इन नामों की हमें जानकारी कौन देता है कि ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं? 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। यानी कि विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 ईस्वी के अंदर। और उसके अंदर यानी कि किन बातों का उल्लेख किया गया था कि भारत की प्राचीन संस्कृति से संबंधित यानी कि बातों का उल्लेख इस सोसाइटी के अंदर किया जाता था। तो यानी कि सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ये जानकारी हमने कब और किसने दी थी? 28 फरवरी 1793 ईस्वी के अंदर सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के तीन और नाम मिलते हैं जो यूनानी विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, वह जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण उसके बारे में एक बात और है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र प्रांत तक का क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्यों हमें उससे में ऐसी कौन सी बात हमें मिलती है जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सौराष्ट्र प्रांत तक उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था? इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कि उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल या गवर्नर था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। उसने उज्जैन व रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली सवर्ण, सिकता व प्लासिनी नदियों के पानी को रोककर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस मौर्य शासक के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था? यानी कि किसके समय के अंदर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका ही राज्यपाल यानी कि उसके प्रांत का राज्यपाल था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। उसने उज्जैन और रेवतक नामक पहाड़ियां हैं और उनसे निकलने वाली दो नदियां, जिनका नाम है सवर्ण सिकता और प्लाशिनी, दोनों नदियों के जल को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील का नाम है सुदर्शन झील। कई बार कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील से जुड़े हुए शासकों में से निम्न में से नहीं है। चार शासक इसके जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यह माना कि हमने माना कि उसने झील का निर्माण करवाया था। आने वाले समय में इसका ही उत्तराधिकारी यानी कि पोता, जिसका नाम था अशोक मौर्य, और उसने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। फिर रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और आने वाले समय के अंदर गुप्त साम्राज्य के अंदर स्कंद गुप्त नामक शासक ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील से संबंधित चार शासकों के नाम हमें याद रखने हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। यानी कि ये चार शासक किससे संबंधित है? सुदर्शन झील से संबंधित हैं। आपको अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का
यानी कि उसका प्रांतपति या उसका राज्यपाल या गवर्नर हम कह सकते हैं कि उसने, जिसका नाम था पुष्यगुप्त वेश्य, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन सी दो नदियों के जल को रोककर? सवर्णशिखता और प्लाशिनी, यानी कि दो नदियां हैं, उनका नाम है सवर्णशिखता और प्लाशिनी। इन दोनों नदियों के जल को रोककर कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? यानी कि सेना की। तो सेना किस प्रकार की थी? उसकी सेना के बारे में दो विदेशी विद्वान हैं और उन्होंने अपने मत दिए हैं। जिस प्रकार पहला विद्वान है प्लूटारक, जिसका नाम क्या है? प्लूटारक। और प्लूटारक के क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, यानी कि पूरे भारत के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। दूसरा है एक विद्वान है जिसका नाम है जस्टिन, और वह क्या कहता है? चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है कि जिस प्रकार डाकू एक राज्य को लूटते हुए आगे से आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना एक राज्य पर विजय प्राप्त करके दूसरे राज्य के अंदर प्रवेश करती और पूरे साम्राज्य के ऊपर अपना विस्तार कर लिया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उसके पास एक विशाल सेना थी। अब प्रश्न उठता है अंतिम समय का, यानी कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर, यानी कि जैन धर्म ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अंतिम 12 वर्षों में लगातार अकाल पड़े और अकाल पड़ने के कारण वह जैन विद्वान या जैन भिक्षु जिसका नाम था भद्रभाऊ, उससे दीक्षा लेकर कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और जैन धर्म की सलेखना विधि के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया था। और कहाँ पर? सवर्ण बेलगोला नामक स्थान पर। और अंतिम समय में उसने अपना नाम रख लिया था विशाखाचार्य। क्या नाम रख लिया था? विशाखाचार्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको साझा की। आपको कितना अच्छा लगा, कितना नहीं लगा, वह आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। आगे हम शासक के बारे में पढ़ेंगे या इसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम था बिंदुसार। अगला शासक है बिंदुसार, जो शासक बना था मगध का 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके नाम भी यानी कि बिंदुसार, नाम इसका बिंदुसार क्यों रखा गया? यानी कि हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य बालक था तो उसको कौन लेकर गया था? कौटिल्य। और कौटिल्य यानी कि अपने पास ले जाकर तक्षशिला के अंदर और उसको विष कन्याओं से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा विष देना उसको शुरू किया था। और क्या होता है कि वह विष जारी रखा, और जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी या बिंदुसार की माता गर्भवती थी तो उसमें दूध में यानी कि विष चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर और चंद्रगुप्त मौर्य को देना था, लेकिन भूल से चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी यानी कि बिंदुसार की माता, वह उसको सुभद्रा उसका नाम था, और वह पी लेती है। पीने के कारण क्या होता है? वह जहर उसके शरीर के अंदर फैल जाता है, और यानी कि उस समय के डॉक्टरों के द्वारा या वैद्यों के द्वारा बालक को तो बचा लिया जाता है, लेकिन बालक की माता को नहीं बचाया जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर यानी कि उसके शरीर के ऊपर इस प्रकार के बिंदु के निशान थे, जिसके कारण उसका नाम रखा गया बिंदुसार। और ये प्रथम यानी कि भारत का प्रथम ऐसा बालक था जो सिजेरियन था, यानी कि ऑपरेशन के द्वारा उसका जन्म हुआ था। बिंदुसार, बिंदुसार के अनेक नाम मिलते हैं। जिस प्रकार यूनानी साहित्य के अंदर बिंदुसार को अमित्र कोटस यानी कि अपनी संस्कृत के अंदर उसका रूपांतर किया जाए तो नाम आता है अमित्र घात। और अमित्र घात का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। यानी कि बिंदुसार को यूनानी साहित्य के अंदर क्या कहा है? अमित्र कोटस यानी कि अमित्र घात। और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बहुत बार कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार का क्या नाम था? अमित्र कोटस या अमित्र घात। वायुपुराण यानी कि अपने धर्म ग्रंथ वायुपुराण, वायुपुराण के अंदर बिंदुसार का नाम मिलता है भद्रसार, और जैन साहित्य में उसका नाम मिलता है सिंहसेन। यानी कि ये नाम किसके हैं? बिंदुसार के ही हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व के अंदर यानी कि मगध का शासक बना था, और शासक
बनने के बाद अपने पिता से जो साम्राज्य उसको मिला था, उस साम्राज्य को उसने क्षुण्ण बनाए रखा, यानी कि साम्राज्य का विभाजन नहीं होने दिया। लेकिन उसकी कोई विजयों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है कि उसने कोई नए प्रांत की विजय की थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके शासनकाल के अंदर तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था और विद्रोह का दमन करने के लिए पहले किसको भेजा था? सुसीम को, और उसके बाद में अशोक को भेजा था। यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तक्षशिला का। और अशोक को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? उज्जैनी का। और तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह को दबाने में सुसीम क्या था? नाकामयाब हुआ। तो किसको भेजा गया? अशोक को भेजा गया। तो वहां की जनता ने क्या कहा कि हमें ना तो कोई राजा से शिकायत है, नहीं हमारे गवर्नर से शिकायत है, लेकिन हमारे अमात्य हैं यानी कि मंत्री हैं, वह हमारा शोषण कर रहे हैं और उनसे हमें शिकायत है। इस प्रकार अशोक ने जनता को समझाकर और विद्रोह को शांत किया था। यानी कि बिंदुसार के समय तक्षशिला के अंदर कितनी बार विद्रोह हुआ था? 2 बार विद्रोह हुआ था। और विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था? अशोक गया था। बिंदुसार ने यानी कि अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं किया, कोई सैनिक अभियान नहीं किया, उसके बारे में तो हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन विदेशियों के साथ कैसे संबंध थे, उसके बारे में जानकारी हमें अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार एक यूनानी विद्वान है जिनका नाम है एथेनियस, और एथेनियस क्या कहते हैं कि सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम तथा बिंदुसार के मध्य एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण मिलता है। क्या कहता है कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, यानी कि बिंदुसार के समय सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम, दोनों के मध्य मित्रतापूर्ण व्यवहार था। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एथेनियस देता है। क्या कहता है कि बिंदुसार ने यानी कि एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। क्या? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। क्या कहा था कि मुझे अंगूरी शराब भेजना, सूखी अंजीर भेजना और एक दार्शनिक भेजना। कहते हैं कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर बिंदुसार के लिए भेज दी गई थी, लेकिन एक दार्शनिक को नहीं भेजा और कहा कि हमारे राज्य के अंदर दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ यानी कि बिंदुसार के संबंध किस प्रकार के थे? मधुर संबंध थे, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार वह करता था। एक विद्वान ही एक सॉरी विदेशी विद्वान है और उसका नाम है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो क्या कहता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स को दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी कि जिस प्रकार से सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, वैसे ही सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स को क्या बनाकर भेजा था? अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के मध्य यानी कि मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसीलिए वह क्या करता है? अपना राजदूत उसके दरबार में भेजता है। विदेशी विद्वान यानी कि यूनानी दार्शनिक प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक दूत बनाकर डायनोसियस को नामक व्यक्ति था उसको दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजता है। यानी कि एक जानकारी हमें देता है प्लिनी। क्या जानकारी देता है कि उस समय किस समय बिंदुसार जब भारत का शासक था, उस समय मिस्र का शासक था जिसका नाम था टोलेमी द्वितीय, और उसने यानी कि अपना एक व्यक्ति जिसको राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और उस व्यक्ति का नाम था डायनोसियस। तो डायनोसियस यानी कि राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। कहाँ से? मिस्र से। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिंदुसार के यानी कि बिंदुसार था वह विदेशों शासक थे, उनके साथ अपना मित्रतापूर्वक व्यवहार किया था और मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण ही अपने साम्राज्य के अंदर राजदूतों को आमंत्रित किया था। दिव्य दान के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान क्या कहलाता था? खलाटक। यानी बहुत बार कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रधान था वह क्या कहलाता था? खलाटक कहलाता था। और बिंदुसार के समय यानी पहले तो प्रधानमंत्री कौन बना था? कौटिल्य, लेकिन फिर वह संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है और उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनता है? राधा गुप्त बनता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बनता है? राधा गुप्त बनता है।
यानी कि इस प्रकार का व्यवहार के बाद उसके धर्म से अगर बात करें हम कि बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो उसको शुरू में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना गया है, लेकिन उसको एक धार्मिक सहिष्णु शासक कहा गया है। किस प्रकार कि उसके दरबार के अंदर एक आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और उस वह विद्वान था जिसका नाम था पिंगल वत्स। वह उसके दरबार में रहता था और अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी भी कौन करता है? पिंगल वत्स ही करता है। तो इस प्रकार से बिंदुसार भी एक योग्य शासक था। अपने पिता के जो साम्राज्य उसको प्राप्त हुआ था, उस साम्राज्य को उसने क्षुण्ण बनाए रखा और अपने इस साम्राज्य की सीमाओं के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखी। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य का विस्तार किया था, उस साम्राज्य की रक्षा करने में बिंदुसार ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपको यानी कि इसके अंदर महत्वपूर्ण दो चार बातें अच्छी तरीके से याद रखनी होगी रेट वाले बच्चों के लिए। जिस प्रकार अमित्र घात का अर्थ या अमित्र घात किसका नाम था? बिंदुसार का था। बिंदुसार ने कहाँ के शासक से तीन वस्तुओं की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। और वह शासक कहाँ का था? सीरिया का था और शासक का नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम और सीरिया का ही शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को अपना दूत बनाकर कहां पर भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसी प्रकार मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने डायनोसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी उसका प्रधान था, उसको क्या कहते थे? कलाटक कहते थे। तो ये आपको चार पांच मोटी मोटी बातें रेट वालों के लिए अच्छी तरीके से याद रखनी है। और अगर फर्स्ट ग्रेड वाले देखते हैं तो उनको तो हर एक लाइन के लिए उनके लिए हर एक लाइन पर्सन के रूप में साबित होगी। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, शेयर करना है, कमेंट करने हैं और मुझे सुझाव देने हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं तक।